स्वागत है। एंटीडोट, सकारात्मक सोच के प्रति एलर्जी रखने वालों के लिए खुशी, ऑडियो बुक में, जिसे ओलिवर बर्केमन ने लिखा है। इस ऑडियो बुक में बर्केमन पारंपरिक सकारात्मक सोच की मानसिकता को चुनौती देते हैं और दिखाते हैं कि कैसे अनिश्चितता, असफलता और नकारात्मकता को गले लगाकर हम अधिक प्रामाणिक और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। मनोवैज्ञानिक शोध, दर्शन और व्यवहारिक सलाह के माध्यम से ये ऑडियो बुक आपको एक नए दृष्टिकोण से खुशी और जीवन को समझने में मदद करेगी। अध्याय 1, सकारात्मक सोच की तानाशाही। आज के समाज में हमें लगातार यह संदेश दिया जाता है कि खुश रहने के लिए हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। सेल्फ हेल्प किताबों से लेकर प्रेरणादायक वक्ताओं और सोशल मीडिया पर प्रेरणादायक मीम्स तक संदेश स्पष्ट है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप बस पर्याप्त सकारात्मक नहीं सोच रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर सकारात्मक सोच पर यह जोर देने का एक हिस्सा समस्या है, समाधान नहीं? इस पहले अध्याय में मैं उस विश्वास को चुनौती देना चाहता हूं कि खुशी केवल नकारात्मक विचारों को दबाने और एक निरंतर आशावादी दृष्टिकोण अपनाने से प्राप्त की जा सकती है। सकारात्मक सोच का आधार, जो सुझाव देता है कि हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सबसे बुरे से बचना चाहिए, हमें एक प्रकार के आत्म धोखे की ओर ले जा सकता है जो दीर्घकालिक रूप से अस्थिर है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। एक स्पष्ट उदाहरण सेल्फ हेल्प उद्योग में देखा जा सकता है। ये किताबें, जो हमारे जीवन को बदलने का वादा करती हैं, अक्सर सरल पुष्टि और खाली सलाह से भरी होती हैं जो जीवन की वास्तविक जटिलताओं को संबोधित नहीं करती हैं। इसके बजाय कि जीवन अनिश्चितताओं और चुनौतियों से भरा है, हमें सिखाया जाता है कि हमें बस अपनी सोच को बदलने की जरूरत है ताकि हम खुश रह सकें। ये दृष्टिकोण न केवल अवास्तविक है बल्कि हानिकारक भी है, क्योंकि यह हमें किसी भी असंतोष या असफलता के लिए जिम्मेदार महसूस कराता है, ये सुझाव देते हुए कि यह हमारी अपनी गलती है क्योंकि हम पर्याप्त सकारात्मक नहीं हैं। सकारात्मक सोच की संस्कृति हमें हमारी नकारात्मक भावनाओं को अनदेखा या दबाने के लिए प्रेरित कर सकती है, जो मानव अनुभव का एक प्राकृतिक और अपरिहार्य हिस्सा है। उदासी, डर, चिंता और अन्य नकारात्मक भावनाएं केवल बाधाएं नहीं हैं जिन्हें खुशी की ओर रास्ते में पार करना है, वे महत्वपूर्ण संकेतक हैं जो हमारी आवश्यकताओं, इच्छाओं और सीमाओं के बारे में हमें सूचित करते हैं। इन्हें समाप्त करने या अनदेखा करने का प्रयास करके हम सीखने और बढ़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर खो देते हैं। उदाहरण के लिए स्टोइक दार्शनिकों का कार्य देखें। स्टोइक दार्शनिक जैसे एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस सुझाव नहीं देते कि हमें पीड़ा या दर्द से बचना चाहिए, बल्कि यह कि हमें इन अनुभवों को जीवन का एक अभिन्न हिस्सा स्वीकार करना चाहिए। स्टोइकों के लिए सच्ची खुशी विपरीत परिस्थितियों के सामने शांति और सद्गुण बनाए रखने की क्षमता में पाई जाती है। हमारी नकारात्मक भावनाओं के खिलाफ लड़ने के बजाय हमें इन्हें अपनी लचीलापन और बुद्धि विकसित करने के अवसरों के रूप में देखना चाहिए। इसी तरह बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हमें अस्थायिता और असंतोष को अस्तित्व के अपरिहार्य पहलुओं के रूप में स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करती हैं। बुद्ध ने सिखाया कि पीड़ा जीवन का एक आंतरिक हिस्सा है और केवल इस सत्य को स्वीकार करके ही हम मुक्ति पा सकते हैं। लगातार सकारात्मक सोच के माध्यम से खुशी की तलाश करने के बजाय बौद्ध धर्म हमें आत्म सहानुभूति और दूसरों के प्रति करुणा विकसित करने का आग्रह करता है। इन और अन्य उदाहरणों के माध्यम से हम देखेंगे कि अनिश्चितता, असुरक्षा और यहाँ तक कि असफलता को स्वीकार करना हमें एक समृद्ध और अधिक सार्थक जीवन की ओर ले जा सकता है। सकारात्मक सोच के प्रति जुनून को छोड़कर हम अधिक प्रामाणिक और संतोषजनक तरीके से जीना शुरू कर सकते हैं। सच्ची खुशी दर्द और नकारात्मकता को समाप्त करने में नहीं पाई जाती है, बल्कि मानव अनुभव के सभी पहलुओं का सामना करने और गले लगाने की हमारी क्षमता में है। इस अध्याय में हम इन विचारों का और गहराई से अन्वेषण करेंगे और जांचेंगे कि विभिन्न दर्शन और दृष्टिकोण हमें खुशी पर एक अधिक यथार्थवादी और समृद्ध दृष्टिकोण कैसे प्रदान कर सकते हैं। ओलिवर बर्केमन हमें एक यात्रा पर ले जाते हैं जो सकारात्मक सोच की पारंपरिक बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाती है और हमें यह मानने के लिए आमंत्रित करती है कि सच्ची खुशी दर्द और अनिश्चितता को समाप्त करने में नहीं, बल्कि साहस और करुणा के साथ उनका सामना करने में पाई जा सकती है। हमारी आधुनिक संस्कृति में यह विश्वास बहुत मजबूत है कि अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपनी सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये दृष्टिकोण केवल आधी सच्चाई है। जीवन की जटिलताएं, चुनौतियां और अनिश्चितताएं वास्तविक हैं और इन्हें नजरअंदाज करने से हम वास्तविकता से दूर हो सकते हैं। शोध और अनुभव बताते हैं कि जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करते हैं और उनके साथ काम करते हैं, तो हम एक मजबूत और अधिक लचीला व्यक्तित्व विकसित कर सकते हैं। ये केवल नकारात्मक भावनाओं को दबाने के बजाय उनके साथ प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करने के बारे में है। बर्केमन ने कई उदाहरणों और अध्ययनों के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की है कि नकारात्मकता को स्वीकार करना और उसके साथ काम करना वास्तव में हमें एक समृद्ध और संतोषजनक जीवन जीने में मदद कर सकता है। स्टोइक दर्शन और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि सच्ची खुशी अनिश्चितताओं और चुनौतियों का सामना करने में है, न कि उनसे बचने में।
बर्केमन के अनुसार हमें अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जीवन की अनिश्चितताएं और नकारात्मक भावनाएं हमें सिखाने और विकसित करने का अवसर प्रदान करती हैं। ये दृष्टिकोण हमें एक अधिक यथार्थवादी और समृद्ध जीवन जीने में मदद कर सकता है, जो सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। अंततः खुशी का मतलब नकारात्मकता से बचना नहीं है, बल्कि मानव अनुभव के सभी पहलुओं के साथ पूरी तरह से जीना सीखना है। मानव जीवन में नकारात्मक भावनाएं और अनिश्चितताएं अपरिहार्य हैं, और इन्हें स्वीकार करना और इनके साथ काम करना ही सच्ची खुशी की कुंजी है। बर्केमन हमें इस यात्रा पर ले जाते हैं, जिससे हमें एक गहन और वास्तविक दृष्टिकोण प्राप्त होता है, जो हमें एक संतोषजनक और समृद्ध जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अध्याय 2, नकारात्मकता की शक्ति। हमारे जीवन के दौरान हमें सिखाया गया है कि नकारात्मकता ऐसी चीज है जिससे हमें हर कीमत पर बचना चाहिए। हमें बताया जाता है कि हमें सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, और नकारात्मक विचारों को दूर रखना चाहिए। हालांकि ये दृष्टिकोण मानव प्रकृति के एक मौलिक सत्य को नजरअंदाज करता है। नकारात्मक विचार, संदेह और डर हमारी अनुभव की अनिवार्य और आवश्यक हिस्से हैं। इस अध्याय में हम यह अन्वेषण करेंगे कि नकारात्मकता हमारे जीवन में एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी शक्ति कैसे हो सकती है। हम नकारात्मक सोच के इतिहास की जांच से शुरू करेंगे, प्राचीन दार्शनिकों से लेकर आधुनिक मनोवैज्ञानिकों तक, और कैसे उन्होंने हमारी नकारात्मक भावनाओं का सामना करने और स्वीकार करने के मूल्य को पहचाना है। स्टोइक अभ्यास, मेमेंटो मोरी का उदाहरण लें, जो हमें हमारी मृत्यु की याद दिलाता है। यह अभ्यास गहरा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह एक अधिक पूर्ण जीवन जीने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। ये याद करते हुए कि हमारा अस्तित्व सीमित है, हम हर क्षण को अधिक मूल्यवान समझने और अधिक प्रामाणिक और अर्थपूर्ण तरीके से जीने के लिए प्रेरित होते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्वीकृति और प्रतिबद्धता चिकित्सा ACT एक आधुनिक दृष्टिकोण है, जो नकारात्मक विचारों और भावनाओं की स्वीकृति का मूल्य भी मान्यता देता है। इन्हें समाप्त करने का प्रयास करने के बजाय ACT हमें इन विचारों को स्वीकार करने और हमारे गहरे मूल्यों की ओर हमारे कार्यों को प्रतिबद्ध करने के लिए सिखाता है। इस दृष्टिकोण ने अवसाद से लेकर चिंता तक की विभिन्न स्थितियों के उपचार में प्रभावी साबित किया है, और यह हमारे नकारात्मकता से लड़ने के बजाय इसे स्वीकार करने के महत्व को रेखांकित करता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि नकारात्मक सोच रचनात्मकता और नवाचार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण कैसे हो सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कई सबसे बड़े अग्रिमों ने यथास्थिति को प्रश्न करने और असफलता की संभावना का सामना करने की तत्परता से जन्म लिया है। अनिश्चितता और जोखिम को स्वीकार करके नवाचार करने वालों ने नई विचारों का अन्वेषण किया और ऐसी खोजें की जो दुनिया को बदल दी हैं। ओलिवर बर्केमन हमें अध्याय 2, नकारात्मकता की शक्ति। हमारे जीवन के दौरान हमें सिखाया गया है कि नकारात्मकता ऐसी चीज है जिससे हमें हर कीमत पर बचना चाहिए। हमें बताया जाता है कि हमें सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, और नकारात्मक विचारों को दूर रखना चाहिए। हालांकि ये दृष्टिकोण मानव प्रकृति के एक मौलिक सत्य को नजरअंदाज करता है। नकारात्मक विचार, संदेह और डर हमारे अनुभव का अनिवार्य और आवश्यक हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम यह अन्वेषण करेंगे कि नकारात्मकता हमारे जीवन में एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी शक्ति कैसे हो सकती है। हम नकारात्मक सोच के इतिहास की जांच से शुरू करेंगे, प्राचीन दार्शनिकों से लेकर आधुनिक मनोवैज्ञानिकों तक, और कैसे उन्होंने हमारी नकारात्मक भावनाओं का सामना करने और स्वीकार करने के मूल्य को पहचाना है। स्टोइक अभ्यास, मेमेंटो मोरी का उदाहरण लें, जो हमें हमारी मृत्यु की याद दिलाता है। यह अभ्यास गहरा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह एक अधिक पूर्ण जीवन जीने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। ये याद करते हुए कि हमारा अस्तित्व सीमित है, हम हर क्षण को अधिक मूल्यवान समझने और अधिक प्रामाणिक और अर्थपूर्ण तरीके से जीने के लिए प्रेरित होते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्वीकृति और प्रतिबद्धता चिकित्सा ACT एक आधुनिक दृष्टिकोण है, जो नकारात्मक विचारों और भावनाओं की स्वीकृति का मूल्य भी मान्यता देता है। इन्हें समाप्त करने का प्रयास करने के बजाय ACT हमें इन विचारों को स्वीकार करने और हमारे गहरे मूल्यों की ओर हमारे कार्यों को प्रतिबद्ध करने के लिए सिखाता है। इस दृष्टिकोण ने अवसाद से लेकर चिंता तक की विभिन्न स्थितियों के उपचार में प्रभावी साबित किया है, और यह हमारे नकारात्मकता से लड़ने के बजाय इसे स्वीकार करने के महत्व को रेखांकित करता है। हम ये भी देखेंगे कि नकारात्मक सोच रचनात्मकता और नवाचार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण कैसे हो सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कई सबसे बड़े अग्रिम यथास्थिति को प्रश्न करने और असफलता की संभावना का सामना करने की तत्परता से जन्मे हैं। अनिश्चितता और जोखिम को स्वीकार करके नवाचार करने वालों ने नई विचारों का अन्वेषण किया और ऐसी खोजें की जो दुनिया को बदल दी हैं। ओलिवर बर्केमन हमें कई उदाहरणों और अध्ययनों के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि नकारात्मकता को स्वीकार करना और उसके साथ काम करना हमें एक समृद्ध और संतोषजनक जीवन जीने में कैसे मदद कर सकता है।
नकारात्मकता को केवल एक बाधा के रूप में देखने के बजाय इसे एक महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रतिक्रिया के रूप में देखना हमारे दृष्टिकोण को बदल सकता है और हमें और अधिक प्रभावी ढंग से जीवन जीने में मदद कर सकता है। यह अध्याय हमें ये समझने के लिए आमंत्रित करता है कि नकारात्मकता को स्वीकार करना और उसके साथ काम करना न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारी रचनात्मकता और नवाचार को भी बढ़ावा दे सकता है। नकारात्मकता को एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में स्वीकार करके हम अपने जीवन को अधिक गहराई और अर्थ से भर सकते हैं। नकारात्मकता की स्वीकृति और इसके लाभ। नकारात्मकता की शक्ति को समझने के लिए हमें इसे एक बाधा के बजाय एक सहयोगी के रूप में देखना होगा। जीवन की जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करना हमें सिखाता है कि कैसे मजबूत और लचीला बनना है। ये स्वीकृति हमें न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि हमारे पेशेवर और सामाजिक जीवन में भी लाभ पहुंचा सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करते हैं और उनके साथ काम करते हैं, वे अधिक लचीले होते हैं और तनाव और चिंता से बेहतर निपट सकते हैं। ये स्वीकृति हमें एक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है, जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। रचनात्मकता और नवाचार में नकारात्मकता की भूमिका। नकारात्मकता केवल व्यक्तिगत विकास के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये रचनात्मकता और नवाचार का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। असफलताओं और गलतियों से सीखना हमें नए दृष्टिकोण और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। विज्ञान और कला में कई महान खोजें और कृतियां उन लोगों द्वारा की गई हैं जिन्होंने नकारात्मकता को एक प्रेरक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। नकारात्मकता की शक्ति को समझने के लिए हमें सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को भी देखना होगा। विभिन्न संस्कृतियों और समाजों ने नकारात्मकता और असफलता को अलग अलग तरीकों से देखा है और इन दृष्टिकोणों ने उनके विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, जापानी संस्कृति में वाबी साबी का विचार सौंदर्य को अपूर्णता और अस्थायीता में देखता है। ये दृष्टिकोण हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि नकारात्मकता और असफलता हमारे जीवन का एक सुंदर और सार्थक हिस्सा हो सकते हैं। निष्कर्ष। इस अध्याय के माध्यम से हमने देखा कि नकारात्मकता की शक्ति को स्वीकार करना और इसके साथ काम करना हमारे जीवन को गहराई और अर्थ से भर सकता है। ओलिवर बर्केमैन हमें ये सिखाते हैं कि नकारात्मकता को एक बाधा के बजाय एक सहयोगी के रूप में देखना हमें व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक विकास के लिए प्रेरित कर सकता है। नकारात्मकता को स्वीकार करके और उसके साथ काम करके हम एक अधिक संतोषजनक और सार्थक जीवन जी सकते हैं। अध्याय 3, नियंत्रण का विरोधाभास। इस तीसरे अध्याय में ओलिवर बर्केमैन एक गहरे जमे हुए विश्वास की जांच करते हैं, नियंत्रण का भ्रम। प्रारंभिक अवस्था से ही हमें सिखाया जाता है कि हमारे जीवन पर नियंत्रण होना सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। हम अपने अस्तित्व के हर पहलू को योजना, आयोजन और प्रबंधन करने का प्रयास करते हैं, यह मानते हुए कि यह हमें अनिश्चितता और असफलता से बचाएगा। हालांकि बर्केमैन बताते हैं कि नियंत्रण के प्रति यह जुनून अक्सर हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। बर्केमैन का मुख्य तर्क ये है कि अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण पाने की कोशिश करने से वास्तव में हमारा नियंत्रण कम हो सकता है। यह विरोधाभास हमारे व्यक्तिगत संबंधों से लेकर पेशेवर करियर तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट होता है। हर विवरण को नियंत्रित करने की कोशिश में हम अक्सर अधिक चिंतित और तनावग्रस्त हो जाते हैं और अप्रत्याशित परिवर्तनों के अनुकूल होने की क्षमता खो देते हैं। इस विचार को स्पष्ट करने के लिए बर्केमैन माना नियंत्रण की अवधारणा पर चर्चा करते हैं। अध्ययन से पता चला है कि जो लोग मानते हैं कि उनका जीवन पर नियंत्रण है, वे आमतौर पर खुश और स्वस्थ होते हैं। हालांकि जब इस नियंत्रण की धारणा खतरे में पड़ जाती है, तो यह उच्च स्तर के तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। दूसरे शब्दों में, पूर्ण नियंत्रण की खोज हमें भावनात्मक संकट के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है जब चीजें योजना के अनुसार नहीं चलती। बर्केमैन हमें नियंत्रण के प्रति अपने रिश्ते पर पुनर्विचार करने और अनिश्चितता का प्रबंधन करने के वैकल्पिक तरीकों का अन्वेषण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक है कट्टर स्वीकृति, जो डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी (DBT) से व्युत्पन्न है। कट्टर स्वीकृति हमें वास्तविकता को वैसे ही स्वीकार करने के लिए सिखाती है, बिना इसे बदलने या नियंत्रित करने का प्रयास किए। यह अभ्यास आत्मसमर्पण नहीं है, बल्कि एक गहरी स्वीकृति है कि हम अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित नहीं कर सकते। व्यक्तिगत कहानियों और मामलों के अध्ययन के माध्यम से यह अध्याय दर्शाता है कि नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़कर हम अधिक स्वतंत्रता और खुशी पा सकते हैं। सच्ची सुरक्षा नियंत्रण से नहीं आती, बल्कि अनिश्चितता का सामना करने की क्षमता से आती है, एक खुले दिमाग और साहसी दिल के साथ। इसके अलावा बर्केमैन ये भी बताते हैं कि हमारी संस्कृति में दक्षता और उत्पादकता का अत्यधिक महत्व हमारे नियंत्रण के जुनून को बढ़ा सकता है। एक समाज में जहां सफलता को ठोस उपलब्धियों और मापने योग्य परिणामों से मापा जाता है, यह मानना आसान है कि हमें मूल्यवान और सम्मानित होने के लिए अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए।
हालांकि यह मानसिकता बर्नआउट और खालीपन की भावना की ओर ले जा सकती है, क्योंकि हमेशा हमारे नियंत्रण से बाहर के कारक होंगे जो हमारी योजनाओं और लक्ष्यों को प्रभावित करते हैं। बर्केमैन ये भी बताते हैं कि नियंत्रण के प्रति यह जुनून हमें अनावश्यक तनाव और चिंता का सामना करने पर मजबूर कर सकता है। इसके बजाय अनिश्चितता और अस्थिरता को स्वीकार करने से हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक लचीला बनने में मदद मिलती है। ये लचीलापन हमें अनपेक्षित परिवर्तनों और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे हम अधिक आत्मविश्वास और शांति के साथ जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा बर्केमैन ये भी बताते हैं कि नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़कर हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक सफल हो सकते हैं। जैसे जैसे हम अनिश्चितता को गले लगाना सीखते हैं, हम नवाचार और रचनात्मकता के नए रास्ते खोल सकते हैं। जब हम अपनी योजनाओं और अपेक्षाओं के प्रति कठोरता से चिपके नहीं रहते, तो हम बदलाव के लिए अधिक तैयार रहते हैं और नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। एक प्रमुख उदाहरण जो बर्केमैन उपयोग करते हैं वह है ध्यान। कई लोग जो ध्यान करने की कोशिश करते हैं, वे बहुत अधिक प्रयास करके खाली मन पाने या एक आदर्श शांत स्थिति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिससे अक्सर निराशा और अभ्यास छोड़ने की स्थिति उत्पन्न होती है। अनुभवी ध्यान साधक जानते हैं कि प्रभावी ध्यान में प्रयास को छोड़ना और बिना निर्णय या लगाव के जो कुछ भी मन में आता है उसे बस देखना शामिल होता है। बर्केमैन ये भी बताते हैं कि हमारी संस्कृति में अति उत्पादकता और निरंतर प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति हमारे अत्यधिक प्रयास करने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकती है। कई कार्यस्थलों और शैक्षिकी वातावरणों में निरंतर प्रदर्शन और ठोस परिणाम प्राप्त करने को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जो बर्नआउट और खालीपन की भावना की ओर ले जाता है। बर्केमैन सुझाव देते हैं कि आराम, पुनर्प्राप्ति और चिंतन को महत्व देकर हम एक स्वस्थ और अधिक स्थायी संतुलन पा सकते हैं। अंत में बर्केमैन हमें ये पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि हम प्रयास और सफलता के बारे में क्या मानते हैं। कड़ी मेहनत का हमेशा फल मिलता है। इस विश्वास से हम अत्यधिक परिश्रम करने और अपनी भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों को नजरअंदाज करने की स्थिति में आ सकते हैं। एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर हम पहचान सकते हैं कि सफलता और खुशी अक्सर समझदारी भरे प्रयास, उचित आराम और अनिश्चितता की स्वीकृति के संयोजन से आती है। निष्कर्षतः बर्केमैन हमें नियंत्रण और प्रयास के प्रति अपने रिश्ते पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। अधिक स्वीकार्यता और जीवन की प्राकृतिक धारा में विश्वास के साथ एक दृष्टिकोण अपनाकर हम एक अधिक शांतिपूर्ण, प्रभावी और अंततः अधिक संतोषजनक जीवन पा सकते हैं। इस अध्याय में बर्केमैन हमें दिखाते हैं कि कैसे कम प्रयास में अधिक प्राप्त किया जा सकता है और कैसे अनुकूलन और स्वीकार्यता के साथ जीवन के प्रवाह को गले लगाकर हम अधिक प्रभावी और आनंदमय तरीके से जी सकते हैं। बर्केमैन का यह अध्याय हमें सिखाता है कि प्रयास का विरोधाभास हमें ये समझने के लिए प्रेरित करता है कि कभी कभी कम प्रयास करने से अधिक प्राप्त होता है। नियंत्रण और अत्यधिक प्रयास के लिए अपनी जरूरत को छोड़कर हम जीवन की प्राकृतिक धारा में अधिक संतुलन और शांति पा सकते हैं। अध्याय 4, सीमाओं में स्वतंत्रता। इस अध्याय में ओलिवर बर्केमैन इस विचार को समझाते हैं कि अपनी सीमाओं को स्वीकार करके हम एक अधिक पूर्ण और स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। एक ऐसी संस्कृति में जहां हमें लगातार बताया जाता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ हासिल कर सकते हैं, अपनी सीमाओं को मानना एक हार की तरह लग सकता है। लेकिन बर्केमैन दिखाते हैं कि सीमाओं को स्वीकार करना वास्तव में हमें गहराई और शांति दे सकता है। एक स्पष्ट उदाहरण यह है कि अपने जीवन में स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना हमें अधिक संतोष और शांति दे सकता है। सब कुछ करने और सब कुछ होने की कोशिश करने के बजाय हम उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। यह न केवल तनाव और ओवरलोड को कम करता है, बल्कि हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान उन चीजों पर निवेश करने की अनुमति देता है जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं। बर्केमैन असीमता का प्रतिशोध की अवधारणा की चर्चा करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां प्रौद्योगिकी हमें अनंत मात्रा में जानकारी, विकल्प और अवसर प्रदान करती है, स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करने और उन्हें स्वीकार करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कौशल बन जाती है। ये स्वीकार करते हुए कि हम सब कुछ नहीं कर सकते और सब कुछ नहीं जान सकते, हम अपने ध्यान को उन चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और एक गहरे अर्थ और संतोष को पा सकते हैं। बर्केमैन ये भी बताते हैं कि सीमाएं रचनात्मकता और नवाचार के लिए एक स्रोत हो सकती हैं। कई महान कृतियां सीमाओं और प्रतिबंधों के भीतर बनाई गई हैं। सीमाएं हमें अधिक रचनात्मक सोचने और समस्याओं के नवाचारी समाधान खोजने के लिए मजबूर करती हैं। अपनी सीमाओं को स्वीकार करके हम नए तरीकों से सोचने और कार्य करने के लिए अपने दिमाग को खोल सकते हैं, जो अद्भुत उपलब्धियों की ओर ले जा सकते हैं। पर्याप्तता का दर्शन इस अध्याय का एक केंद्रीय विषय है। लगातार अधिक की तलाश करने के बजाय, चाहे वो अधिक सफलता, अधिक पैसा या अधिक पहचान हो, पर्याप्तता का दर्शन हमें ये पूछने के लिए आमंत्रित करता है, कितना पर्याप्त है। ये परिभाषित करके कि हमारे लिए कितना पर्याप्त है, हम अंतहीन पीछा करने के जाल से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन में अधिक शांति और संतोष पा सकते हैं। ओलिवर बर्केमैन कई उदाहरणों और अध्ययनों का उपयोग करते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि सीमाओं को स्वीकार करने से हमारे जीवन में संतोष और शांति कैसे आ सकती है।
कलाकारों की कहानियों से लेकर जिन्होंने गंभीर प्रतिबंधों के भीतर उत्कृष्ट कृतियां बनाई हैं, शोध तक जो दिखाता है कि सीमित विकल्प कैसे अधिक संतोषजनक जीवन की ओर ले जा सकते हैं, बर्केमैन हमें ये समझने के लिए प्रेरित करते हैं कि सीमाओं को स्वीकार करना हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। अध्याय के अंत में बर्केमैन हमें चुनौती देते हैं कि हम सफलता और स्वतंत्रता के बारे में अपनी धारणाओं पर पुनर्विचार करें। सीमाओं को बाधाओं के रूप में देखने के बजाय वह हमें उन्हें अपने व्यक्तित्व और मूल्यों को गहराई से समझने के अवसर के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी सीमाओं को स्वीकार करके हम एक अधिक प्रामाणिक और टिकाऊ स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। सीमाओं की सुंदरता। बर्केमैन इस विचार को और गहराई से समझाते हैं कि सीमाएं न केवल हमें अधिक संतोष और शांति दे सकती हैं, बल्कि वे हमारी रचनात्मकता और नवाचार को भी प्रेरित कर सकती हैं। सीमाएं हमें अपनी क्षमताओं और संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रेरित करती हैं। वे हमें ये सिखाती हैं कि हम अपनी सीमाओं के भीतर कैसे सर्वोत्तम कार्य कर सकते हैं और उन्हें अपनी ताकत बना सकते हैं। सीमाओं का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। बर्केमैन ये भी बताते हैं कि सीमाओं का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव कैसे हो सकता है। एक समाज जो सीमाओं को स्वीकार करता है और उन्हें महत्व देता है, अधिक संतुलित और स्वस्थ हो सकता है। सीमाओं को स्वीकार करना केवल व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक सामंजस्य और सामूहिक प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। विभिन्न संस्कृतियों में सीमाओं को कैसे देखा जाता है, इस पर विचार करके हम ये समझ सकते हैं कि ये दृष्टिकोण हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक भलाई को कैसे प्रभावित कर सकता है। निष्कर्ष। सीमाओं में स्वतंत्रता पाना। इस अध्याय के माध्यम से हमने देखा कि सीमाओं को स्वीकार करना और उन्हें गले लगाना हमें एक अधिक पूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने में कैसे मदद कर सकता है। बर्केमैन हमें ये सिखाते हैं कि सीमाओं को बाधाओं के रूप में देखने के बजाय उन्हें अवसरों के रूप में देखना हमें व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक विकास के लिए प्रेरित कर सकता है। सीमाओं को स्वीकार करके हम न केवल अपने जीवन को अधिक संतुलित और संतोषजनक बना सकते हैं, बल्कि हम अपनी रचनात्मकता और नवाचार की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। बर्केमैन का यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि सीमाओं में स्वतंत्रता पाना वास्तव में संभव है। ये हमें एक गहरे और अधिक अर्थपूर्ण जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करता है, जहां हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। अध्याय 5, प्रामाणिकता का मिथक। इस 5वें अध्याय में ओलिवर बर्केमैन आधुनिक संस्कृति में सबसे अधिक प्रशंसित और फिर भी सबसे गलत समझे गए अवधारणाओं में से एक, प्रामाणिकता को जांचते हैं। एक ऐसे युग में जहां हमें लगातार खुद को बनने और अपनी सच्ची प्रकृति को व्यक्त करने के लिए कहा जाता है, बर्केमैन हमें ये सवाल करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि वास्तव में प्रामाणिकता का क्या मतलब है और क्या ये प्रामाणिकता की खोज वास्तव में उतनी मुक्तिदायक है जितनी लगती है। प्रामाणिकता, जैसा कि सामान्यतः समझा जाता है, ये सुझाव देती है कि हमारे भीतर एक सच्चा, अपरिवर्तनीय और एकल संस्करण है जिसे हमें खोजकर व्यक्त करना चाहिए। हालांकि ये सरल दृष्टिकोण हमें एक जाल में डाल सकता है। यह विश्वास कि हमारी पहचान स्थिर है और हमारी सच्ची प्रकृति से किसी भी प्रकार का विचलन व्यक्तिगत विश्वासघात का एक रूप है। ये दृष्टिकोण सीमित हो सकता है और हमें एक कठोर छवि के अनुरूप बनने के लिए अनावश्यक दबाव दे सकता है कि हम कौन हैं। बर्केमैन का तर्क है कि प्रामाणिकता को एक निश्चित सार की खोज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि विभिन्न संदर्भों और अनुभवों के प्रति अनुकूलन और परिवर्तन की क्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए। सच्ची प्रामाणिकता, वे सुझाव देते हैं, हमारी आंतरिक जटिलताओं और विरोधाभासों के बारे में जागरूक और ईमानदार होने में निहित है, ये स्वीकार करते हुए कि हम एक साथ कई चीजें हो सकते हैं और हमारी पहचान तरल है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि प्रामाणिकता की संस्कृति हमें आत्म केंद्रितता और आत्मा अवशोषण की ओर ले जा सकती है। इसके बजाय कि हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि हम दूसरों और हमारे आसपास की दुनिया के भले के लिए कैसे योगदान कर सकते हैं, हम अपनी खुद की प्रामाणिकता की खोज के प्रति जुनूनी हो जाते हैं, जो हमें एक संतोषजनक और अर्थपूर्ण जीवन से दूर कर सकता है। इन बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए बर्केमैन विभिन्न उदाहरणों का उपयोग करते हैं, मनोवैज्ञानिक अध्ययन से लेकर व्यक्तिगत कहानियों तक, जो ये दिखाते हैं कि प्रामाणिकता की खोज कैसे स्वतंत्रता का स्रोत हो सकती है और आंतरिक संघर्ष का भी। वे ये भी बताते हैं कि सामाजिक संदर्भ हमारी पहचान को कैसे आकार देता है। हमारी समझ हमारे बारे में गहराई से हमारे अन्य लोगों के साथ बातचीत और सामाजिक अपेक्षाओं और मानदंडों द्वारा प्रभावित होती है। इन प्रभावों को बाधाओं के रूप में देखने के बजाय वे सुझाव देते हैं कि इन्हें हमारे व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने और एक समृद्ध, बहुआयामी पहचान विकसित करने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। प्रामाणिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये समझना है कि हमारी पहचान लगातार विकसित हो रही है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। बर्केमैन का कहना है कि हम विभिन्न संदर्भों में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। इस परिवर्तनशीलता को स्वीकार करना और इसके साथ सहज होना सच्ची प्रामाणिकता की कुंजी है। सामाजिक संदर्भ और पहचान। इस अध्याय में बर्केमैन सामाजिक संदर्भ और पहचान के बीच के संबंध को और गहराई से समझाते हैं।
वे बताते हैं कि हमारी समझ हमारे बारे में केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह हमारे सामाजिक इंटरैक्शन और सांस्कृतिक मानदंडों से गहराई से प्रभावित होती है। प्रामाणिकता और संबंध। बर्केमैन बताते हैं कि सबसे स्वस्थ रिश्ते वे नहीं होते जहां हम हमेशा पूरी तरह से प्रामाणिक होते हैं, बल्कि वे होते हैं जहां हम पारस्परिक जरूरतों और अपेक्षाओं के लिए अनुकूल होते हैं। रिश्तों में प्रामाणिकता का मतलब है लचीलापन और समझौता करने की इच्छा, बजाय इसके कि हम अपनी सच्ची प्रकृति के अपरिवर्तनीय अभिव्यक्ति पर जोर दें। डिजिटल युग में प्रामाणिकता। आज के डिजिटल युग में प्रामाणिकता की खोज नई चुनौतियां लेकर आती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अक्सर प्रदर्शनात्मक प्रामाणिकता को प्रोत्साहित करते हैं, जहां लोग एक आदर्शीकृत संस्करण प्रस्तुत करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। ये स्थिति हमारे ऑनलाइन व्यक्तित्व और हमारे सच्चे स्व के बीच असंगति पैदा कर सकती है, जिससे अपर्याप्तता और तनाव की भावना उत्पन्न होती है। बर्केमैन हमें अपने डिजिटल पहचान को लेकर सतर्क रहने और एक संतुलन खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो हमारे सच्चे स्व को प्रतिबिंबित करता है। आत्म सहानुभूति और प्रामाणिकता। बर्केमैन ये भी बताते हैं कि प्रामाणिकता की खोज में आत्म सहानुभूति का महत्व है। जब हम अपनी आदर्श छवि तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो खुद के प्रति दयालु होना उस चिंता और आत्मसंदेह को कम कर सकता है जो अक्सर प्रामाणिकता की कोशिश करते समय पैदा होती है। आत्म सहानुभूति का अभ्यास करके हम अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार कर सकते हैं और बिना कठोर आत्मनिर्णय के अपनी पहचान की तरलता को गले लगा सकते हैं। निष्कर्ष। बर्केमैन हमें यह मानने के लिए आमंत्रित करते हैं कि हमारी पहचान की जटिलता और तरलता को गले लगाना सच्ची प्रामाणिकता की कुंजी है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें कठोर आत्मनिर्णय को छोड़ना होगा और अपने आप को बदलने और बढ़ने की अनुमति देनी होगी। प्रामाणिकता एक निर्धारित लक्ष्य नहीं है जिसे प्राप्त करना है, बल्कि एक निरंतर आत्मा अन्वेषण और अनुकूलन की प्रक्रिया है। इस अध्याय में बर्केमैन हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची प्रामाणिकता का मतलब यह नहीं है कि हम एक अपरिवर्तनीय आत्मा तक पहुंचें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी जटिलताओं और विरोधाभासों को स्वीकारें और उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा मानें। इस प्रक्रिया को अपनाकर हम न केवल अधिक प्रामाणिक जीवन जी सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ गहरे संबंध भी बना सकते हैं। अध्याय 6। असुरक्षा की समझदारी। इस अध्याय में ओलिवर बर्केमैन असुरक्षा की अवधारणा और इसे गले लगाकर मिलने वाली समझदारी की खोज करते हैं। असुरक्षा कई रूपों में जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। हम इसे अपने करियर, रिश्तों और स्वयं की धारणा में देखते हैं। लेकिन असुरक्षा से बचने के बजाय बर्केमैन हमें इसे समझने और इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बर्केमैन की मुख्य धारणा यह है कि सुरक्षा और निश्चितता की निरंतर खोज वास्तव में हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। इसके बजाय कि यह हमें स्थिरता का एहसास दे, ये हमें निरंतर चिंता और निराशा में डाल सकती है। यह निश्चितता की खोज जीवन की अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता के खिलाफ एक संघर्ष है जो स्वाभाविक रूप से अस्थिर है। बर्केमैन के विचार को स्पष्ट करने के लिए वह एलन वॉट्स के शिक्षाओं का उल्लेख करते हैं, जो एक दार्शनिक थे जिन्होंने तर्क दिया कि सच्ची शांति और संतोष असुरक्षा को स्वीकार करने से मिलती है। वॉट्स का सुझाव है कि नियंत्रण और निश्चितता की हमारी आवश्यकता एक भ्रम है जो हमें वर्तमान में पूरी तरह से जीने से रोकती है। अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित और भविष्यवाणी करने की कोशिश करने के बजाय वॉट्स हमें जीवन की प्रक्रिया में भरोसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए बर्केमैन ध्यान और माइंडफुलनेस की प्रथाओं का उल्लेख करते हैं। ये प्रथाएं असुरक्षा को समाप्त नहीं करती, लेकिन हमें इसे अधिक शांत और जागरूक रूप से जीना सिखाती हैं। वर्तमान क्षण पर ध्यान देकर हम भविष्य की चिंता और अतीत की विचारधारा को कम कर सकते हैं। ध्यान हमें हमारे मन के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित करने में मदद करता है, जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण कर सकते हैं बिना उनसे प्रभावित हुए। बर्केमैन ये भी बताते हैं कि असुरक्षा को स्वीकार करने से हमारे रिश्ते कैसे सुधर सकते हैं। दूसरों के साथ बातचीत में निश्चितता और गारंटी खोजने के बजाय हम प्रामाणिकता और सहजता को महत्व दे सकते हैं। रिश्तों में असुरक्षा हमें अधिक कमजोर और खुले रहने की अनुमति देती है, जिससे हमारी भावनात्मक संबंध गहरे और मजबूत हो सकते हैं। असुरक्षा रचनात्मकता और नवाचार का भी एक स्रोत हो सकती है। कई कलाकार, लेखक और वैज्ञानिक अनिश्चितता और अराजकता से प्रेरणा पाते हैं। असुरक्षा को गले लगाकर हम नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खुद को खोल सकते हैं जिन्हें हमने अन्यथा विचार नहीं किया होता। असुरक्षा हमें अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर कदम रखने और नए रास्ते तलाशने के लिए प्रेरित करती है, जिससे महत्वपूर्ण खोज और प्रगति हो सकती है। बर्केमैन असुरक्षा और डर के बीच के अंतर को भी स्पष्ट करते हैं। असुरक्षा जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है, जबकि डर हमारी असुरक्षा के प्रति प्रतिक्रिया है। असुरक्षा और डर के बीच के इस अंतर को समझकर हम अधिक लचीले और चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। अंत में बर्केमैन हमें असुरक्षा के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसे एक दुश्मन के रूप में देखने के बजाय हम इसे अपने जीवन के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा करने से हम एक अधिक समृद्ध, अर्थपूर्ण और संतोषजनक जीवन की खोज कर सकते हैं।
असुरक्षा की स्वीकृति और इसके लाभ। असुरक्षा की शक्ति को समझने के लिए हमें इसे एक बाधा के बजाय एक सहयोगी के रूप में देखना होगा। जीवन की जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करना हमें सिखाता है कि कैसे मजबूत और लचीला बनना है। ये स्वीकृति हमें न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि हमारे पेशेवर और सामाजिक जीवन में भी लाभ पहुंचा सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार करते हैं और उनके साथ काम करते हैं, वे अधिक लचीले होते हैं और तनाव और चिंता से बेहतर निपट सकते हैं। ये स्वीकृति हमें एक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है, जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। रचनात्मकता और नवाचार में असुरक्षा की भूमिका। असुरक्षा केवल व्यक्तिगत विकास के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये रचनात्मकता और नवाचार का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। असफलताओं और गलतियों से सीखना हमें नए दृष्टिकोण और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। विज्ञान और कला में कई महान खोजें और कृतियां उन लोगों द्वारा की गई हैं जिन्होंने असुरक्षा को एक प्रेरक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। असुरक्षा की शक्ति को समझने के लिए हमें सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को भी देखना होगा। विभिन्न संस्कृतियों और समाजों ने असुरक्षा और असफलता को अलग अलग तरीकों से देखा है और इन दृष्टिकोणों ने उनके विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, जापानी संस्कृति में वाबी साबी का विचार सौंदर्य को अपूर्णता और अस्थायीता में देखता है। ये दृष्टिकोण हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि असुरक्षा और असफलता हमारे जीवन का एक सुंदर और सार्थक हिस्सा हो सकते हैं। निष्कर्ष। इस अध्याय के माध्यम से हमने देखा कि असुरक्षा की शक्ति को स्वीकार करना और इसके साथ काम करना हमारे जीवन को गहराई और अर्थ से भर सकता है। ओलिवर बर्केमन हमें ये सिखाते हैं कि असुरक्षा को एक बाधा के बजाय एक सहयोगी के रूप में देखना हमें व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक विकास के लिए प्रेरित कर सकता है। असुरक्षा को स्वीकार करके और उसके साथ काम करके हम एक अधिक संतोषजनक और सार्थक जीवन जी सकते हैं। अंततः असुरक्षा की समझदारी हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और संतोष अनिश्चितता को समाप्त करने में नहीं, बल्कि इसके साथ पूरी तरह से और जागरूक रूप से जीने में है। ओलिवर बर्केमन हमें विचारों और प्रथाओं का एक व्यापक सेट प्रदान करते हैं जो हमें असुरक्षा के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने और हमारे जीवन में अधिक शांति और उद्देश्य खोजने में मदद कर सकते हैं। अध्याय 7, लक्ष्य का मिथक। इस अध्याय में ओलिवर बर्केमन लक्ष्यों और उद्देश्यों की अवधारणा को चुनौती देते हैं, जो आत्म सहायता और उत्पादकता की संस्कृति का एक आधारभूत हिस्सा है। एक शुरुआती अवस्था से ही हमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करने के लिए कहा जाता है, यह वादा करते हुए कि लक्ष्यों की प्राप्ति से हमें खुशी और सफलता मिलेगी। हालांकि बर्केमन ये सुझाव देते हैं कि लक्ष्यों के प्रति जुनून अक्सर उल्टा हो सकता है। बर्केमन का तर्क है कि केवल लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना तनावपूर्ण और असंतोषजनक जीवन का कारण बन सकता है। जब हम हमेशा भविष्य पर और हम क्या हासिल करना चाहते हैं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम वर्तमान में आनंद लेने और उन अनुभवों का सही मूल्यांकन करने से चूक जाते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। ये भविष्य उन्मुख मानसिकता हमें क्षणिक संतोष और निरंतर अधूरी चाहत की स्थिति में डाल सकती है। इस विचार को स्पष्ट करने के लिए बर्केमन प्रक्रियावाद के दर्शन का उल्लेख करते हैं, जो परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर जोर देता है। इस दर्शन के अनुसार हमारे कार्यों का मूल्य और अर्थ केवल उनकी प्राप्ति में नहीं, बल्कि उन्हें करने के कार्य में होता है। प्रक्रिया उन्मुख मानसिकता अपनाकर हम अपने दैनिक कार्यों में अधिक संतोष और आनंद पा सकते हैं, चाहे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें या नहीं। बर्केमन ये भी बताते हैं कि लक्ष्यों को निर्धारित करने के पीछे की मनोविज्ञान को समझना महत्वपूर्ण है। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे उच्च स्तर के तनाव और चिंता का अनुभव करते हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने का दबाव जब हमारे अनुसार नहीं चलता है, तो असफलता और निराशा की भावना उत्पन्न हो सकती है। इसके विपरीत, जो लोग प्रक्रिया का आनंद लेते हैं और यात्रा का आनंद लेते हैं, वे अधिक संतोषजनक और खुशी का अनुभव करते हैं। बर्केमन हेडोनिक अनुकूलन की अवधारणा पर भी चर्चा करते हैं, जो बताती है कि लक्ष्य प्राप्त करने से मिलने वाली खुशी आमतौर पर अस्थायी होती है। एक बार जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं, तो हम जल्दी ही अपनी नई स्थिति के अनुकूल हो जाते हैं और अगली चीज की तलाश में लग जाते हैं। एक निरंतर पीछा और निराशा का चक्र उत्पन्न होता है। लक्ष्य प्राप्त करने में खुशी पाने के बजाय बर्केमन हमें प्रक्रिया में अर्थ और उद्देश्य खोजने का आग्रह करते हैं। इस अध्याय में बर्केमन खुले लक्ष्य बनाम बंद लक्ष्य की अवधारणा का परिचय देते हैं। बंद लक्ष्य विशिष्ट होते हैं और उनका एक स्पष्ट अंत होता है, जैसे कि स्वर्ण पदक जीतना या पदोन्नति प्राप्त करना। दूसरी ओर खुले लक्ष्य अधिक लचीले और निरंतर विकास और सीखने के प्रति उन्मुख होते हैं, जैसे कि एक कौशल में सुधार करना या सार्थक संबंध बनाना। बर्केमन सुझाव देते हैं कि खुले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना हमारे दीर्घकालिक कल्याण के लिए अधिक लाभदायक हो सकता है। बर्केमन न्यूनतम व्यवहार्य लक्ष्य की अवधारणा का भी परिचय देते हैं।
ये लक्ष्य का सबसे छोटा और सबसे प्रबंधनीय संस्करण है जो हमें आगे बढ़ाता है, लेकिन बड़े और विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के भारी दबाव के बिना। यह विचार छोटे कदमों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है जो धीरे धीरे और स्थायी विकास की ओर ले जाते हैं, बजाय बड़े छलांगों के जो अज्ञात हो सकती हैं। वो ये भी बताते हैं कि हमारी अपेक्षाएं हमारे सफलता और असफलता की धारणा को कैसे आकार देती हैं। अक्सर हमारे लक्ष्य बाहरी मानकों और दूसरों के साथ तुलना से प्रभावित होते हैं, जो हमारी उपलब्धियों की भावना को विकृत कर सकते हैं। अपनी अपेक्षाओं को पुनर्परिभाषित करके और यह समझकर कि हम अपने जीवन से वास्तव में क्या मूल्यवान और वांछनीय मानते हैं, हम अधिक संतोषजनक और उद्देश्यपूर्ण जीवन पा सकते हैं। बर्केमैन इम्पोस्टर सिंड्रोम की घटना पर भी चर्चा करते हैं, जो विशेष रूप से उन लोगों को प्रभावित करती है जिन्होंने उच्च स्तर की सफलता प्राप्त की है। ये सिंड्रोम एक स्थायी भावना के रूप में प्रकट होता है कि व्यक्ति अपनी उपलब्धियों के योग्य नहीं है और उसे एक धोखेबाज के रूप में उजागर किए जाने का निरंतर भय है। बाहरी लक्ष्यों और तुलनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से ये भावनाएं बढ़ सकती हैं। बर्केमैन सुझाव देते हैं कि अपनी खुद की यात्रा और प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करके हम इम्पोस्टर सिंड्रोम की इन भावनाओं को कम कर सकते हैं और अधिक आत्म सहानुभूति और आत्म स्वीकृति विकसित कर सकते हैं। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण चर्चा बिंदु लक्ष्य के प्रति जुनून का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव है। उद्देश्यों का निरंतर पीछा करना भावनात्मक और शारीरिक थकान का कारण बन सकता है। लक्ष्यों का लगातार पीछा करने के साथ जुड़े हुए तनाव के परिणामस्वरूप हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे हृदय रोग, चिंता और अवसाद का खतरा बढ़ सकता है। बर्केमैन हमारे प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने और लक्ष्य प्राप्ति और समग्र भलाई के बीच संतुलन खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अंत में बर्केमैन हमें लक्ष्यों के प्रति अपने जुनून पर पुनर्विचार करने और जीवन जीने के लिए एक अधिक संतुलित और स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करके और अपने दैनिक कार्यों में मूल्य खोजकर हम विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के दबाव से मुक्त हो सकते हैं और अधिक प्रामाणिक और संतोषजनक तरीके से जी सकते हैं। लगातार विशिष्ट लक्ष्यों का पीछा करने के बजाय बर्केमैन सुझाव देते हैं कि हमें यात्रा का आनंद लेना सीखना चाहिए और निरंतर विकास और विकास की प्रक्रिया में संतोष पाना चाहिए। ये दृष्टिकोण न केवल हमें लक्ष्यों की तानाशाही से मुक्त करता है, बल्कि हमें अधिक सचेत, वर्तमान और हमारे सच्चे प्राथमिकताओं और मूल्यों के साथ तालमेल में रहने की अनुमति देता है। अतिरिक्त अंतर्दृष्टियां लक्ष्य और संतुलन पर बर्केमैन सक्रिय न करना की अवधारणा पर चर्चा करते हैं। यह विचार निष्क्रियता का संकेत नहीं देता, बल्कि परिणामों से जुड़ी बिना गतिविधियों के साथ मन लगाना है। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके और उस कार्य पर ध्यान केंद्रित करके हम संतुलन की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जहां हमारे कार्य हमारे इरादों के साथ अधिक मेल खाते हैं, जिससे अधिक सार्थक और संतोषजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। बर्केमैन धैर्य और समय की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर देते हैं। अक्सर हमारी संस्कृति त्वरित परिणामों के लिए जोर देती है, लेकिन ये समझना कि कुछ चीजें विकसित होने में समय लेती हैं, अनावश्यक दबाव को कम कर सकता है। धैर्य हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की अनुमति देता है, बिना तात्कालिक सफलता के निरंतर तनाव के। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आत्म सहानुभूति की भूमिका है। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं, तो खुद के प्रति दयालु होना अत्यधिक प्रयास के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकता है। आत्म सहानुभूति का अभ्यास करके हम प्रयासों और उपलब्धियों के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं, ये पहचानते हुए कि असफलताएं यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं। निष्कर्ष, प्रयासहीन क्रिया को अपनाना। अंततः बर्केमैन का प्रयास का विरोधाभास हमें एक अधिक समग्र और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। नियंत्रण और अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता को छोड़कर और घटनाओं के प्राकृतिक प्रवाह में विश्वास करना सीखकर हम प्रयासहीन क्रिया की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, जहां हमारे प्रयास हमारे सच्चे इच्छाओं और मूल्यों के साथ अधिक मेल खाते हैं। यह अध्याय हमें हमारी सांस्कृतिक कथाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि प्रयास और सफलता क्या है, और एक ऐसा मार्ग खोजने के लिए जो बुद्धिमान प्रयास को स्वीकृति, धैर्य और आत्म सहानुभूति के साथ एकीकृत करता है। बर्केमैन के विचारशील अंतर्दृष्टियों, मनोवैज्ञानिक शोध और व्यवहारिक सलाह के माध्यम से हमें एक अधिक संतोषजनक और संतुलित जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। अध्याय 8, असफलता की सुंदरता। इस अध्याय में ओलिवर बर्केमैन एक सबसे भयभीत और टालने योग्य पहलू, असफलता का सामना करते हैं। एक ऐसी संस्कृति में जो सफलता का जश्न मनाती है और असफलता से घृणा करती है, ये सामान्य है कि हम गलतियों और झटकों को कमजोरी या अक्षमता के संकेत के रूप में देखें। हालांकि बर्केमैन तर्क देते हैं कि असफलता वास्तव में सीखने, विकास और अंततः सच्ची सफलता का एक अनमोल स्रोत हो सकती है। बर्केमैन ये समझाते हैं कि असफलता के प्रति हमारी घृणा हमें सीमित कर सकती है और हमें अपनी सुविधा क्षेत्र में फंसा सकती है। असफलता के जोखिम से बचने से हम नवाचार, सीखने और विकास के अवसर खो देते हैं। इतिहास ऐसे व्यक्तियों और संगठनों के उदाहरणों से भरा हुआ है जिन्होंने महानता प्राप्त की क्योंकि वे असफलता का सामना करने और उससे सीखने के लिए तैयार थे।
वास्तव में कई वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति उन असफलताओं की श्रृंखला का परिणाम है जो अंततः सफलता की ओर ले जाती हैं। इस विचार को स्पष्ट करने के लिए बर्केमैन ट्रायल एंड एरर की पद्धति का उल्लेख करते हैं, जिसका उपयोग आविष्कारक थॉमस एडिसन ने किया। एडिसन ने असफलताओं को सफलता की दिशा में एक कदम के रूप में देखा। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। इस दृष्टिकोण में असफलता को रचनात्मक प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा माना जाता है। बर्केमैन ये भी बताते हैं कि असफलता के प्रति हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हमारे सीखने की क्षमता को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। शर्म, डर और आत्म आलोचना असफलता के सामान्य प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया गया तो वे निराशाजनक हो सकती हैं। एक विकासशील मानसिकता को अपनाकर हम असफलता को हमारे मूल्य का प्रतिबिंब नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। लचीलापन इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। लचीलापन असफलता से बचने की क्षमता नहीं है, बल्कि उससे उबरने और सीखने की क्षमता है। बर्केमैन सुझाव देते हैं कि लचीलापन विकसित करके हम असफलता को दीर्घकालिक सफलता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण में बदल सकते हैं। इसमें असफलता के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलना और इसे जीवन का एक स्वाभाविक और अपरिहार्य हिस्सा मानना शामिल है। इसके अतिरिक्त बर्केमैन ये भी बताते हैं कि असफलता से सीखने वाली संस्कृति कैसे बनाई जा सकती है। कई संगठनों में असफलता का डर एक ऐसा वातावरण बना सकता है जहां लोग जोखिम लेने और प्रयोग करने से बचते हैं। हालांकि सबसे नवाचारी संगठन वे हैं जो एक खुली और सीखने वाली संस्कृति को प्रोत्साहित करते हैं, जहां असफलता को मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का अवसर माना जाता है। बर्केमैन एक और महत्वपूर्ण अवधारणा की चर्चा करते हैं जिसे तेजी से असफल होने का दृष्टिकोण कहा जाता है, जिसे कई टेक कंपनियों ने अपनाया है। असफलता से बचने के बजाय ये कंपनियां अपने कर्मचारियों को प्रयोग करने और अपनी गलतियों से जल्दी सीखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ये दृष्टिकोण न केवल नवाचार प्रक्रिया को तेज करता है, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां कर्मचारी नए विचारों और दृष्टिकोणों का पता लगाने में सुरक्षित महसूस करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में बर्केमैन हमें अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करने और असफल होने पर खुद के प्रति दयालु होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आत्म सहानुभूति का अभ्यास असफलता के भावनात्मक प्रभाव को कम कर सकता है और हमें अपनी अनुभवों से बेहतर सीखने के लिए तैयार कर सकता है। आत्म सहानुभूति हमें ये पहचानने में मदद करती है कि असफलता जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और यह हमारे व्यक्तिगत मूल्य को परिभाषित नहीं करती है। अंत में बर्केमैन हमें असफलता के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने और इसे हमारे विकास और सच्ची सफलता की यात्रा में एक सहयोगी के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। असफलता की सुंदरता को अपनाकर हम अपने नवाचार, सीखने और अधिक प्रामाणिक जीवन जीने की क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। असफलता की शक्ति। बर्केमैन ये समझाते हैं कि असफलता को कैसे एक सकारात्मक और उपयोगी अनुभव के रूप में देखा जा सकता है। असफलता हमें अपनी गलतियों से सीखने और सुधारने का अवसर देती है। ये दृष्टिकोण न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे पेशेवर और सामाजिक विकास के लिए भी। अध्ययन से पता चलता है कि जो लोग असफलता को स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं, वे अधिक लचीले होते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम होते हैं। असफलता को गले लगाना हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन की सबसे मूल्यवान शिक्षाएं अक्सर हमारी गलतियों से आती हैं। असफलता और रचनात्मकता। असफलता रचनात्मकता और नवाचार का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बर्केमैन ये बताते हैं कि कई महान कलाकार, वैज्ञानिक और उद्यमी असफलताओं से प्रेरणा पाते हैं। असफलता हमें नए दृष्टिकोण और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। असफलता को एक प्रेरक शक्ति के रूप में स्वीकार करके हम अपनी रचनात्मकता को अनलॉक कर सकते हैं और नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। असफलता के सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों पर विचार करके बर्केमैन ये समझाने की कोशिश करते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों और समाजों ने असफलता को कैसे देखा है और इसने उनके विकास और प्रगति में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, जापानी संस्कृति में कैज़ेन का विचार निरंतर सुधार पर आधारित है, जहां असफलता को सुधार और विकास के अवसर के रूप में देखा जाता है। निष्कर्ष। असफलता की सुंदरता को गले लगाना। इस अध्याय के माध्यम से हमने देखा कि असफलता की सुंदरता को गले लगाना हमारे जीवन को गहराई और अर्थ से भर सकता है। ओलिवर बर्केमैन हमें ये सिखाते हैं कि असफलता को एक बाधा के बजाय एक सहयोगी के रूप में देखना हमें व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक विकास के लिए प्रेरित कर सकता है। असफलता को स्वीकार करके और उसके साथ काम करके हम एक अधिक संतोषजनक और सार्थक जीवन जी सकते हैं। बर्केमैन का यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि असफलता को एक सकारात्मक और प्रेरक शक्ति के रूप में कैसे देखा जा सकता है। असफलता को गले लगाकर हम अपनी रचनात्मकता, लचीलापन और नवाचार की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ये दृष्टिकोण न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे पेशेवर और सामाजिक विकास के लिए भी। असफलता की सुंदरता को गले लगाकर हम एक अधिक प्रामाणिक, संतोषजनक और सार्थक जीवन जी सकते हैं।
अध्याय 9, प्रयास का विरोधाभास। इस अध्याय में ओलिवर बर्केमैन एक दिलचस्प विरोधाभास का अन्वेषण करते हैं। यह विचार कि प्रयास, जिसे आमतौर पर सफलता और खुशी के लिए आवश्यक माना जाता है, कभी कभी प्रतिकूल हो सकता है। एक ऐसी संस्कृति में जहां कड़ी मेहनत और निरंतर परिश्रम की प्रशंसा की जाती है, ये सुझाव देना कि अत्यधिक प्रयास करना वास्तव में हमें हमारे लक्ष्यों से दूर कर सकता है, विपरीत प्रतीत हो सकता है। हालांकि बर्केमैन तर्क देते हैं कि कई मामलों में हमारी इच्छाओं को प्राप्त करने की कुंजी चीजों को स्वाभाविक रूप से होने देने और नियंत्रण छोड़ने में निहित है। इस अध्याय का मुख्य विचार है वू वेई, जो ताओवाद की एक प्रमुख सिद्धांत है, और इसका अर्थ है निष्क्रियता या प्रयासहीन क्रिया। इसके बजाय कि हम चीजों को जबरदस्ती करें, वू वेई सुझाव देता है कि हमें घटनाओं के प्राकृतिक प्रवाह के साथ तालमेल बिठाना चाहिए और सहजता और सरलता के साथ कार्य करना चाहिए। ये दर्शन हमें अपने निरंतर धक्का और प्रयास के प्रति जुनून पर पुनर्विचार करने और जीवन में अधिक आराम और प्रवाहपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। बर्केमैन विभिन्न उदाहरणों का उपयोग करते हुए बताते हैं कि अत्यधिक प्रयास कैसे प्रतिकूल हो सकता है। खेल के क्षेत्र में, उदाहरण के लिए, वे बताते हैं कि वे खिलाड़ी जो जीतने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और खुद पर बहुत अधिक दबाव डालते हैं, अक्सर उन खिलाड़ियों से खराब प्रदर्शन करते हैं जो संतुलन पाते हैं और प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। यह अवलोकन जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है, जैसे कि रचनात्मक कार्य, संबंध और समस्या समाधान। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस विचार का समर्थन करता है। नियंत्रण का विरोधाभास। जितना अधिक हम अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक कठोर और चिंतित हो जाते हैं, जो अक्सर खराब परिणाम की ओर ले जाता है। नियंत्रण को छोड़ना और प्रक्रिया में विश्वास करना सीखकर हम अधिक शांति और प्रभावशीलता पा सकते हैं। बर्केमैन फ्लो की घटना की भी चर्चा करते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक मिहाइल चिसिनस्कायात्स्की द्वारा वर्णित किया गया है, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से एक गतिविधि में लीन होते हैं और एक ध्यान और आनंद की भावना का अनुभव करते हैं। फ्लो तब होता है जब हम उचित रूप से चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में शामिल होते हैं और परिणाम के बारे में अत्यधिक चिंतित नहीं होते हैं। ये स्थिति तब अधिक होती है जब हम बहुत अधिक प्रयास नहीं करते हैं और चीजों को स्वाभाविक रूप से होने देते हैं। इस अध्याय में बर्केमैन मानसिक और भावनात्मक लचीलापन की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर देते हैं। इसके बजाय कि हम अपने योजनाओं और अपेक्षाओं पर कठोरता से चिपके रहें, हमें आवश्यकतानुसार अनुकूल होने और दिशा बदलने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। ये लचीलापन हमें बदलती परिस्थितियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने और समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोजने की अनुमति देता है। एक वास्तविक जीवन का उदाहरण जिसे बर्केमैन उपयोग करते हैं, वह है ध्यान। कई लोग जो ध्यान करने की कोशिश करते हैं, वे अपने मन को खाली करने या एक आदर्श शांति की स्थिति प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं, जिससे अक्सर निराशा और अभ्यास छोड़ने की स्थिति उत्पन्न होती है। अनुभवी ध्यान साधक जानते हैं कि प्रभावी ध्यान में प्रयास को छोड़ना और बिना निर्णय या लगाव के जो कुछ भी मन में आता है, उसे बस देखना शामिल होता है। बर्केमैन ये भी बताते हैं कि हमारी संस्कृति में अति उत्पादकता और निरंतर प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति हमारे अत्यधिक प्रयास करने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकती है। कई कार्यस्थलों और शैक्षिकी वातावरणों में निरंतर प्रदर्शन और ठोस परिणाम प्राप्त करने को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जो बनावट और खालीपन की भावना की ओर ले जाता है। बर्केमैन सुझाव देते हैं कि आराम, पुनर्प्राप्ति और चिंतन को महत्व देकर हम एक स्वस्थ और अधिक स्थायी संतुलन पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बर्केमैन हमारे सांस्कृतिक विश्वासों पर चर्चा करते हैं कि प्रयास और सफलता क्या है। कड़ी मेहनत का हमेशा फल मिलता है। इस विश्वास से हम अत्यधिक परिश्रम करने और अपनी भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों को नजरअंदाज करने की स्थिति में आ सकते हैं। एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर हम पहचान सकते हैं कि सफलता और खुशी अक्सर समझदारी भरे प्रयास, उचित आराम और अनिश्चितता की स्वीकृति के संयोजन से आती है। अंत में बर्केमैन हमें प्रयास के प्रति अपने जुनून पर पुनर्विचार करने और जीवन जीने के लिए एक अधिक संतुलित और स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अधिक स्वीकार्यता और जीवन की प्राकृतिक धारा में विश्वास के साथ एक दृष्टिकोण अपनाकर हम एक अधिक शांतिपूर्ण, प्रभावी और अंततः अधिक संतोषजनक जीवन पा सकते हैं। इस अध्याय में बर्केमैन ये दिखाते हैं कि कभी कभी कम प्रयास करने से अधिक प्राप्त किया जा सकता है और अनुकूलन और स्वीकार्यता के साथ जीवन के प्रवाह को गले लगाकर हम अधिक प्रभावी और आनंदमय तरीके से जी सकते हैं। अतिरिक्त अंतर्दृष्टियां प्रयास और संतुलन पर बर्केमैन सक्रिय न करने की अवधारणा पर चर्चा करते हैं। यह विचार निष्क्रियता का संकेत नहीं देता, बल्कि परिणामों से जुड़ी बिना गतिविधियों के साथ मन लगाना है। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके और उस कार्य पर ध्यान केंद्रित करके हम संतुलन की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जहां हमारे कार्य हमारे इरादों के साथ अधिक मेल खाते हैं, जिससे अधिक सार्थक और संतोषजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। बर्केमैन धैर्य और समय की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर देते हैं। अक्सर हमारी संस्कृति त्वरित परिणामों के लिए जोर देती है, लेकिन ये समझना कि कुछ चीजें विकसित होने में समय लेती हैं, अनावश्यक दबाव को कम कर सकता है।
धैर्य हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की अनुमति देता है बिना तात्कालिक सफलता के निरंतर तनाव के। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आत्म सहानुभूति की भूमिका है। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं तो खुद के प्रति दयालु होना अत्यधिक प्रयास के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकता है। आत्म सहानुभूति का अभ्यास करके हम प्रयासों और उपलब्धियों के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं, ये पहचानते हुए कि असफलताएं यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं। निष्कर्ष, प्रयासहीन क्रिया को अपनाना। अंततः बर्केमैन का प्रयास का विरोधाभास हमें एक अधिक समग्र और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। नियंत्रण और अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता को छोड़कर और घटनाओं के प्राकृतिक प्रवाह में विश्वास करना सीखकर हम प्रयासहीन क्रिया की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, जहां हमारे प्रयास हमारे सच्चे इच्छाओं और मूल्यों के साथ अधिक मेल खाते हैं। यह अध्याय हमें हमारी सांस्कृतिक कथाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि प्रयास और सफलता क्या है, और एक ऐसा मार्ग खोजने के लिए जो बुद्धिमान प्रयास को स्वीकृति, धैर्य और आत्म सहानुभूति के साथ एकीकृत करता है। बर्केमैन के विचारशील अंतर्दृष्टियों, मनोवैज्ञानिक शोध और व्यवहारिक सलाह के माध्यम से हमें एक अधिक संतोषजनक और संतुलित जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। अध्याय 10, चिंता का प्रबंधन। इस अंतिम अध्याय में ओलिवर बर्केमैन एक सार्वभौमिक चिंता को संबोधित करते हैं। चिंता अनिश्चितता और संभावित खतरों के प्रति एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, लेकिन जब ये स्थायी हो जाती है तो यह अक्षम कर सकती है। बर्केमैन चिंता को कम करने और प्रबंधित करने की रणनीतियों का अन्वेषण करते हैं, जिससे हम अधिक पूर्ण और संतोषजनक जीवन जी सकें। बर्केमैन बताते हैं कि चिंता का मूल उद्देश्य एक उत्तरजीविता रणनीति के रूप में है। हमारे पूर्वजों को संभावित खतरों की भविष्यवाणी और तैयारी करने की जरूरत थी, जिससे चिंता उपयोगी होती थी। हालांकि आधुनिक दुनिया में हम जिन खतरों का सामना करते हैं वे सीधे या जीवन धमकी देने वाले नहीं होते, जिससे चिंता अधिक हानिकारक हो सकती है। चिंता को प्रबंधित करने के लिए बर्केमैन एक प्रभावी दृष्टिकोण की सिफारिश करते हैं, जिसे स्वीकृति दृष्टिकोण कहा जाता है। इसके बजाय कि हम अपनी चिंताओं से लड़ें या उन्हें समाप्त करने की कोशिश करें, हमें उन्हें स्वीकार करना और उनका अवलोकन करना सीखना चाहिए। ये दृष्टिकोण ध्यान और माइंडफुलनेस प्रथाओं से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्तियों को अपने विचारों और भावनाओं को बिना जुड़ाव के देखने के लिए सिखाते हैं। बर्केमैन उत्पादक और अप्रभावी चिंताओं के बीच अंतर करने पर जोर देते हैं। उत्पादक चिंताएं वे होती हैं जो किसी समस्या को हल करने के लिए ठोस कार्यों की ओर ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको आने वाले परीक्षा की चिंता है तो पढ़ाई करना एक उत्पादक प्रतिक्रिया है। इसके विपरीत अप्रभावी चिंताएं वे होती हैं जो किसी उपयोगी कार्रवाई की ओर नहीं ले जाती और बस हमें चिंता की स्थिति में रखती हैं। इन अप्रभावी चिंताओं की पहचान करना और उन्हें छोड़ना सीखना तनाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। लगातार चिंता के चक्र में फंसे लोगों के लिए बर्केमैन चिंता समय की तकनीक की सिफारिश करते हैं। इसमें हर दिन एक विशिष्ट समय को अपने सभी चिंताओं के बारे में सोचने के लिए अलग रखना शामिल है। अपनी चिंताओं को इस समय तक सीमित करके आप उन्हें अपने पूरे दिन में हावी होने से रोक सकते हैं। इस चिंता समय के बाहर आपको अपने विचारों को अधिक सकारात्मक और उत्पादक गतिविधियों में पुनर्निर्देशित करने का अभ्यास करना चाहिए। बर्केमैन संज्ञानात्मक पुनर्संरचना तकनीक की भी सिफारिश करते हैं, जो संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (CBT) में उपयोग की जाती है। इसमें उन नकारात्मक और विकृत विचारों की पहचान करना और उन्हें अधिक यथार्थवादी और संतुलित विचारों के साथ बदलना शामिल है। उदाहरण के लिए, अगर आप काम पर अस्वीकार किए जाने की चिंता कर रहे हैं, तो आप इस विचार को चुनौती दे सकते हैं और अपने अतीत की सफलताओं और अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं। बर्केमैन आत्म देखभाल के महत्व को भी रेखांकित करते हैं। एक स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखना, जिसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त विश्राम शामिल है, चिंता को कम करने और हमारे तनाव से निपटने की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा उन गतिविधियों को ढूंढना जो आनंद और आराम लाती हैं, जैसे कि शौक, प्रकृति में समय बिताना या दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना, हमारे दैनिक चिंताओं से एक आवश्यक राहत प्रदान कर सकता है। अंततः बर्केमैन हमें जीवन और हमारी चिंताओं पर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अक्सर हमारी चिंताएं एक संकीर्ण, अल्पकालिक दृष्टिकोण द्वारा बढ़ाई जाती हैं। ये याद रखना कि जीवन जटिल है और हमारे वर्तमान चिंताओं का लंबी अवधि में बहुत कम महत्व हो सकता है, उनकी शक्ति को कम कर सकता है। आभार का अभ्यास करना और हमारे जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना हमारे दृष्टिकोण को संतुलित और हमारी चिंताओं को कम करने में मदद कर सकता है। चिंता को प्रबंधित करने की तकनीकें। चिंता को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए बर्केमैन कई तकनीकों की सिफारिश करते हैं जिन्हें दैनिक दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं माइंडफुलनेस और ध्यान। नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास आपको अपनी चिंताओं को देखना सिखा सकता है बिना उनसे प्रभावित हुए। गहरी सांस लेना, शरीर स्कैन और माइंडफुल वॉकिंग जैसी तकनीकें वर्तमान क्षण में आपको धरातल पर ला सकती हैं और चिंता को कम कर सकती हैं। जर्नलिंग,
अपनी चिंताओं को लिखना उन्हें बाहरी बनाने में मदद कर सकता है, जिससे वे अधिक प्रबंधनीय लगती हैं। यह अभ्यास आपके सोचने के पैटर्न की पहचान करने और आपकी चिंताओं का रचनात्मक तरीके से समाधान खोजने में मदद कर सकता है। समस्या समाधान कौशल। प्रभावी समस्या समाधान कौशल विकसित करने से आप अपनी चिंताओं के मूल कारणों को संबोधित कर सकते हैं। समस्याओं को छोटे, प्रबंधनीय कदमों में तोड़ना उन्हें कम भारी और अधिक समाधान योग्य बना सकता है। विश्राम तकनीकें। गहरी सांस लेना, प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम और विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकें आपके मन को शांत करने और चिंता के शारीरिक लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती हैं। एक समर्थन प्रणाली बनाना। बर्केमन चिंता को प्रबंधित करने में समर्थन प्रणाली के निर्माण के महत्व पर भी जोर देते हैं। अपने दोस्तों, परिवार या एक थेरेपिस्ट के साथ अपनी चिंताओं को साझा करना परिप्रेक्ष्य और भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकता है। एक समुदाय या समर्थन समूह का हिस्सा होना, जहां आप अपनी चिंताओं पर चर्चा कर सकते हैं और समान चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य लोगों से सुन सकते हैं, अत्यधिक आश्वस्त हो सकता है। अनिश्चितता को अपनाना। बर्केमन एक प्रमुख अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करते हैं, अनिश्चितता को अपनाना। ये पहचानते हुए कि अनिश्चितता जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है और यह अप्रत्याशित अवसर ला सकता है, हमारे चिंताओं के साथ हमारे रिश्ते को बदल सकता है। अनिश्चितता के डर के बजाय हम इसे जिज्ञासा और खुलेपन के साथ देखना सीख सकते हैं। निष्कर्ष। चिंता के साथ एक नया रिश्ता बनाना। अध्याय के अंत में बर्केमन हमें चिंता के साथ एक नया रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वीकृति, माइंडफुलनेस, संज्ञानात्मक पुनर्संरचना और आत्म देखभाल को हमारे जीवन में शामिल करके हम अपने चिंता अनुभव और प्रतिक्रियाओं को बदल सकते हैं। ये बदलाव न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि हमें एक अधिक संतुलित और संतोषजनक जीवन जीने में भी सक्षम बनाता है। बर्केमन की अंतर्दृष्टियां चिंता को प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करती हैं, जिससे हम अपने दिमाग को चिंता के बोझ से मुक्त कर सकते हैं और हमारे दैनिक जीवन में अधिक शांति और आनंद पा सकते हैं। यह अध्याय हमें आमंत्रित करता है कि हम अपने चिंताओं को एक बाधा के रूप में देखने के बजाय उन्हें एक सहयोगी के रूप में देखें, जो हमें हमारी आंतरिक ताकत और लचीलापन विकसित करने के अवसर प्रदान करती हैं।